शुरुआत करेंगे गुणनखंड से। गुणनखंड सीखने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको डील करते हैं। उसके बाद हम लोग गुणनखंड क्या होता है ये देखेंगे और इस एग्जाम्पल से ही गुणनखंड समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर 2 को 8 से भाग देंगे तो क्या होगा। हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 को 8 से, तो 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में आएगा, तो 2 चौके 8। तो यहाँ से शेषफल कितना बचा, 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम लोग 5 को भाग करते हैं 26 से, तो 5 का पहाड़ा में 26 या उससे छोटा संख्या 5 बार में मिलेगा 25। तो 26 में से 25 घटाने पे 1, तो 1 इसका शेषफल हुआ। इस प्रकार से और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग 7 को भाग करते हैं, ये हम लोग 56 को भाग करते हैं 7 से, तो 7 का पहाड़ा में 56 8 बार में आएगा, तो 7 8 56, तो यहाँ से शेषफल 0 हो गया। इस प्रकार से हम लोग और भी संख्या को भाग दे सकते हैं। जैसे हम लोग 9 को भाग करते हैं 28 से, तो 9 का पहाड़ा 3 बार में 27 होगा, जो कि 28 से छोटा है, और 28 में से 27 घटाने पे 1, तो यहाँ पे शेषफल 0 बचा है, यहाँ पे शेषफल 0 बचा है, यहाँ पे शेषफल 1 है, यहाँ पे भी शेषफल 1 है। ठीक है, तो जब भी शेषफल 0 आएगा तब क्या बोलेंगे कि ये संख्या 8 का गुणनखंड है। 2 8 का गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे शेषफल 0 आया तो क्या बोलेंगे, 7 56 का गुणनखंड है। 5 26 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए कि शेषफल 1 आया। 9 28 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए कि शेषफल 1 आया। 1 आया या 1 के अतिरिक्त भी कोई दूसरा संख्या मिले, अगर शेषफल 0 के अतिरिक्त में कोई भी और अलग से संख्या मिलेगा तो फिर वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, इसका एक परिभाषा लिख लेते हैं छोटा से। किसी संख्या का गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा विभाजक होता है। विभाजक होता है। इसको हम लोग सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई हम लोग से पूछता है ना कि 10 के संभावित गुणनखंड, तो 10 का गुणनखंड कौन कौन है, कैसे पता चलेगा। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, 10 को पूरा भाग देने वाला संख्या को ही 10 का गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा विभाजित होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको पूरा भाग देने वाला संख्या ही उसका गुणनखंड होता है। पूरा भाग जिस संख्या से चला जाए वो सारा संख्या उसका गुणनखंड होगा। जैसे 10 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 से 10 भाग जाता है या नहीं, 2 से 10 भाग जाएगा या नहीं, 3 से 10 भाग जाएगा नहीं, इस प्रकार सबको चेक करेंगे। तो 1 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने से 10 हो जाएगा, तो देखिए शेषफल 0 आया, मतलब 1 10 का गुणनखंड है। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे 10 होगा, शेषफल 0, अर्थात 2 10 का गुणनखंड है। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, शेषफल 1 बच गया, अर्थात 3 10 का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हम लोग आगे भी चेक करेंगे। 10 को भाग
कर देंगे 4 से, तो 2 बार में 8 होगा, शेषफल 2 बच गया। शेषफल 2 बचा, इसलिए 4 10 का गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम लोग 5 से भाग करके चेक कर लेंगे, तो 5 दूना 10, शेषफल 0 आया, अर्थात 5 10 का गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम लोग 6, 7, 8, 9 सबको चेक करेंगे। आखिरी संख्या 10 होगा, तो 10 को 10 से भाग करेंगे तो 10 एका 10, तो ये इसका शेषफल 0 है, अर्थात ये इसका गुणनखंड है। तो जब भी उसको भाग करें और शेषफल 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, 10 1 से भाग चला गया तो गुणनखंड है, 10 2 से भाग चला गया तो गुणनखंड है, 10 3 से भाग नहीं गया गुणनखंड नहीं है, 10 4 से भाग नहीं गया गुणनखंड नहीं है, 10 5 से भाग चला गया गुणनखंड है, 10 10 से भाग चला गया गुणनखंड है। तो 10 को जो जो संख्या भाग कर देगा पूरा पूरा, वो सारा संख्या उसका गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार 10 का इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं 10 का गुणनखंड निम्न है। तो कौन कौन है? 1 2 5 और 10। 1 से 10 भाग चला गया, 2 से 10 भाग चला गया, 5 से 10 भाग चला गया और 10 से 10 भाग चला गया। तो 10 का गुणनखंड कौन कौन हो गए? 1 2 5 और 10। ये चारों संख्या 10 को पूरा पूरा भाग करते हैं, इसलिए इसका गुणनखंड है। यहाँ पे 5 संख्या दिया हुआ, 6 8 9 और 36। ये पांचों का जितना भी संभावित गुणनखंड है वो ज्ञात करना है। तो चलिए 6 को भाग करने वाला संख्या इसका गुणनखंड होगा। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन है? 6 के गुणनखंड बार बार भाग देके चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1 का पहाड़ा 6 बार में 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार में 6 आएगा तो भाग चला गया, 3 का पहाड़ा 2 बार में 6 आएगा, 4 का पहाड़ा में 6 नहीं आता है, 5 का पहाड़ा में 6 नहीं आता, 6 का पहाड़ा में 6 आएगा। तो 6 का गुणनखंड 1 2 3 6 है। 1 से 6 भाग जाता है, 2 से 6 भाग जाता है, 3 से 6 भाग जाता है और 6 से भी 6 भाग जाता है। इसके बाद 8 का गुणनखंड तो 1 से 8 भाग जाएगा, 2 से, फिर 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आएगा, 4 का पहाड़ा में 8 आ जाएगा 2 बार, 5 का में नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, 7 का में नहीं आएगा, 8 का पहाड़ा एक बार में आ जाएगा तो 8 होगा। इसी प्रकार 9 का गुणनखंड लिख सकते हैं। 9 के गुणनखंड तो 1 9 9, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता, 3 का पहाड़ा 3 बार में 9 आ जाएगा, फिर 4 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, 5 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा। ऐसे ही करते करते हम लोग जब 9 पढ़ेंगे 9 का पहाड़ा तब फिर 9 मिलेगा। तो 9 का गुणनखंड 1 3 और 9 है। इसके बाद 36 का गुणनखंड, तो 36 का गुणनखंड अब किसका किसका पहाड़ा पढ़ने पे 36 आता है। तो 1 का में होगा 2, 18 दूना 36, 3, 3 का पहाड़ा से 36 भाग चला जाएगा। 36 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 से भी 36 भाग जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 12 से भाग जाएगा और उसके बाद 18 से भाग जाएगा और 36 से भाग जाएगा। तो इस प्रकार 36 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 है। तो 36 को जो जो संख्या भाग करेगा वो सारा संख्या इसका गुणनखंड होगा, अर्थात 36 का गुणनखंड होगा। अब इससे संबंधित कुछ नोट देख लेते हैं। नोट इस प्रकार है, जितना भी संख्या लेंगे सब संख्या में एक उसका गुणनखंड होगा ही होगा।
एक ऐसा संख्या जो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। उसके बाद प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होता है। उसके बाद गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। जैसे 8 का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 8 से बड़ा कभी नहीं होगा, हमेशा 8 से छोटा ही होगा। और एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, मतलब फिक्स होता है, हम लोग को कुछ ना कुछ उसका मिलेगा ही, अनंत नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले ना, तो देखिए 6 का गुणनखंड में 1 आया, 8 का गुणनखंड में भी 1 आया, 9 का गुणनखंड में भी 1 आया और 36 का गुणनखंड में भी 1 आया। तो हर एक संख्या का गुणनखंड में 1 आएगा ही आएगा। अब देखिए दूसरा बात, जब 6 का गुणनखंड निकाल रहे थे तो देखिए 6 आया, जब 8 का गुणनखंड निकाल रहे थे देखिए 8 आया, जब 9 का गुणनखंड निकाल रहे थे देखिए 9 आया, जब 36 का गुणनखंड निकाल रहे थे तो देखिए 36 आया। तो जिस भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे वो खुद का गुणनखंड होगा ही होगा। अब देखिए तीसरी बात, ये जितना इसका गुणनखंड है ना, या तो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है, 6 से बड़ा कभी नहीं मिला है। जैसे यहाँ पे 8 का गुणनखंड में 8 के बराबर या 8 से छोटा है, 8 से बड़ा कभी नहीं मिला है। जैसे 9 का गुणनखंड 9 आया है या 9 से छोटा आया है, 9 से बड़ा कभी नहीं मिला है। जैसे 36 का गुणनखंड 36 से छोटा है या 36 के बराबर है, 36 से ज्यादा नहीं आया है। और चौथा बात ये था कि ये फिक्स मिलता है गिनती पे। मतलब क्या, 6 का गुणनखंड देखिए 1 2 3 4 आया, यानी उसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। 8 का गुणनखंड में 4 मिला, 9 का गुणनखंड 3 मिला, 36 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला, तो 36 का गुणनखंड 9 मिला। 9 का गुणनखंड में 3 संख्या है, 36 का गुणनखंड में 9 संख्या है, 8 का गुणनखंड में 4 संख्या है, 6 का गुणनखंड में 4 संख्या है। तो गुणनखंडों की संख्या एक निश्चित होती है और वो हम लोग को हमेशा उतना ही मिलेगा, उससे कम उससे ज्यादा नहीं मिलता है। उसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, मतलब वह अनंत नहीं होता है।